नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रजनीश वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम शेड्यूल जो कि 12 हैं भारतीय संविधान के, उन सभी 12 के 12 शेड्यूल को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 टी। टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज। पिछली वीडियो में हम शॉर्टकट ट्रिक याद कर चुके हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 12 शेड्यूल की। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज। शेड्यूल 1 कंटेन्स नेम्स एंड द एरियाज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट हैं और 9 यूटी हैं। इन सभी का नाम और इन सभी के एरिया हैं, उन सब का वर्णन किया गया है शेड्यूल 1 में। और एक याद रखने के बाद, हम सब जानते हैं दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्राप्त है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। और ये दिल्ली एनसीटी आता है ये आर्टिकल 239 का ए। 239 ए में मेंशन है दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और इसका कोई भी वर्णन शेड्यूल 1 में नहीं किया गया है। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनसीटी इन शेड्यूल 1। ये याद रखने की बात है। शेड्यूल 1। फिर शेड्यूल 2 डिस्कस करते हैं। शेड्यूल 2, ये कीवर्ड है ई। ई स्टैंड्स फॉर इमोलुमेंट्स। इमोलुमेंट्स। Schedule 2 is about the salaries, allowances and pensions of different government officials of India, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके भी आएंगे। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, ये सभी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सभी हमने डिस्कस की हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सभी की सैलरी और अलाउंसेज पर कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का। कम या ज्यादा पार्लियामेंट के द्वारा ही की जाती है। ये शेड्यूल 2 में वर्णन है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी सैलरी और अलाउंसेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। याद रखने वाली बात है, अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल की सैलरी प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इन दोनों की सैलरी को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, अलग ही नाम है, वो है रिटेनर। रिटेनर नाम से इनकी सैलरी को जाना जाता है। अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल की सैलरी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त की जाती है, कम या ज्यादा इसी के द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसकी सैलरी को रिटेनर नाम से जाना जाता है। और जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ऊपर डिस्कस किए हैं, ये इन सभी की सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होती है। और एक और क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से, जो अपने प्रेसिडेंट हैं और जो अपने स्पीकर हैं लोकसभा के, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी सैलरी को इमोलुमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इमोलुमेंट्स। दो बात याद रखनी है, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा की सैलरी इमोलुमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं उपलब्धियां, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी, इसे बोलते हैं रिटेनर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिस्कस किए हैं, इन सभी की सैलरी टैक्स फ्री होती है, कोई भी टैक्स नहीं लगता किसी भी प्रकार का। और ये जो सैलरी होती है, ये पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ये सैलरी पे की जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस फंड से पे की जाती है। हम सबको जैसा पता है कि दो प्रकार से, एक तो कंटिजेंसी फंड होता है जो इमरजेंसी में काम आता है, और एक ये कंसोलिडेटेड फंड, इन्हें भी आगे डिस्कस करेंगे जब लेक्चर पर पहुंचेंगे वहां पर। फिलहाल ये याद रखिए, इन सभी की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। अब आगे चलते हैं शेड्यूल 3 के ऊपर। शेड्यूल 3 क्या है? ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन, अफर्मेशन और ओथ, ओथ शपथ किसकी? जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमने शेड्यूल 2 में डिस्कस किए हैं, ये ऊपर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इन सभी की शपथ का वर्णन किया गया है शेड्यूल 3 में। ओथ, ऑल government officials mentioned in schedule 2 including council of ministers of center and state, both council of ministers and member of parliament, also included members of legislative assemblies MLA and member of legislative councils MLA और MLC की शपथ का वर्णन भी शेड्यूल 2 में ही मिलता है, MLA और MLC की शपथ भी। और एक याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि जो ड्राफ्ट होता है, या फॉर्मेट लगा लो, ओथ का ड्राफ्ट है वो डिफरेंट होता है। ओथ का जो ड्राफ्ट है वो डिफरेंट होता है मिनिस्टर्स, एमपी और एमएलए के लिए। सेंटर में अलग होता है और स्टेट में अलग। सेंटर का जो ड्राफ्ट होगा शपथ का वो अलग होगा और स्टेट का अलग होगा, चाहे वो मिनिस्टर के लिए हो या मेंबर्स के लिए हो, कोई भी ड्राफ्ट हो सेंटर स्टेट का अलग होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 60, 69 और 159, ये तीन आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 60 में वर्णन है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, 69 में है ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और 159 में है ओथ ऑफ गवर्नर। ये तीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ओथ हमें याद रखनी है विद आर्टिकल। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट और 159 गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल 4, आर स्टैंड फॉर राज्यसभा। शेड्यूल 4 में है अलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कितनी मतलब किस स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर आएंगे, उन सीटों का आवंटन है शेड्यूल 4 में। ठीक है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 स्टैंड्स फॉर शेड्यूल एरियाज लिखा था हमने, शेड्यूल एरियाज, और शेड्यूल 6 में लिखा था अदर शेड्यूल एरियाज। अब डिस्कशन करेंगे शेड्यूल 5 और 6 में क्या फर्क है। देखो शेड्यूल 5 है, ये है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल, शेड्यूल ट्राइब एरियाज का और शेड्यूल कास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ठीक है। और जो शेड्यूल 6 है ये है, इसमें प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के लिए। दोबारा देखो, प्रोविजंस हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के लिए। और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ये किन स्टेट्स के लिए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ असम, मेघालय, अच्छा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, सिर्फ ये 4 स्टेट हैं जिनको शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजंस प्राप्त है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा इन स्टेट्स का वो बाकी जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनसे अलग है, इनके पास स्पेशल स्टेटस है। ये आगे डिस्कस करेंगे। एक और टर्म है जो आप याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड, वो है ILP। शेड्यूल 6 को इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ILP। ILP स्टैंड्स फॉर इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट। ये स्पेशल प्रोविजंस हैं इन स्टेट्स को। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होगा, अगर आप ये जो 4 स्टेट्स ऊपर मेंशन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर आप इनमें विजिट करते हैं तो आपको इन राज्यों की सरकार से परमिशन लेनी होगी। टूरिज्म के लिए भी जाते हैं तब भी आपको इन स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी कि हम इतने दिन इस स्टेट में रहेंगे और यहाँ पे रुकेंगे, आपको सब बताना होगा, उसे बोलते हैं ILP। और ये सिर्फ और सिर्फ इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास ये शेड्यूल 6 स्पेशल प्रोविजंस है शेड्यूल 6 में।
नेक्स्ट है अपना शेड्यूल 7 एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर से क्या मतलब? शेड्यूल 7 contains list of the constitution as per article 246. आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग देयर आर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है जो कि बहुत ही कॉमन है और इंपॉर्टेंट भी है। कौन कौन सी? पहली यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को हो। ये पहले 97 थी और ये एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, 100 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पहले ये 66 थे, अब ये हैं 61, याद रखना है। तीसरी लिस्ट होती है कंकरंट लिस्ट। कंकरंट लिस्ट, इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों के पास होता है। दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। पहले ये 47 थे, एट प्रेजेंट इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। 52 यूनियन में है 100 सब्जेक्ट, कंकरंट में 52 और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कानून ये बना सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट के साथ एक विशेषता ये भी है, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी कानून को लेकर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो प्राथमिकता होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कानून को दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कानून बनाया है वो नल एंड वॉइड करार हो सकता है या फिर उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून प्रायर होगा। शेड्यूल 8 ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज पहले ये 14 थी जो फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी ये बढ़कर हो चुकी हैं टोटल 22 लैंग्वेज। 22 देखो, पहले 14 थी। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1967 में, तब ऐड कर दी गई सिंधी भाषा संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सिंधी। फिर 71st अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा इसमें 3 भाषाएं ऐड की गई। वो 3 भाषाएं कौन सी थी? फर्स्ट नेपाली, सेकंड मणिपुरी और थर्ड जो ऐड की गई वो थी कोंकणी। पहले 14 थी, फिर 1, फिर 3 और लास्ट में 4, टोटल हो जाएंगी 22। और फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और ऐड कर दी गई। वो 4 भाषाएं थी मैथिली, पहली मैथिली, दूसरी बोडो, थर्ड वन इज डोगरी और लास्ट जो 4th थी वो थी संथाली। अब टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं 8वीं अनुसूची में संवैधानिक तौर पर, जो कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड कर दी गई थी। अब डिस्कस करते हैं 9th शेड्यूल की, जो है लैंड रिफॉर्म्स। फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बाई पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ऐड किया गया संविधान में लैंड रिफॉर्म्स नाम से 9th शेड्यूल। फिर 10th शेड्यूल, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड है इसमें, एंटी डिफेक्शन जिसको बोलते हैं दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी संविधान में नहीं था, इसको ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 के द्वारा, और तब पीएम थे राजीव गांधी।
तब पीएम थे, तब संविधान में ऐड किया गया 10th शेड्यूल को। फिर शेड्यूल 11 पी स्टैंड्स फॉर पंचायत। पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और म्यूनिसिपैलिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, दोनों ही 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और तब पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो ये बाद में शेड्यूल ऐड हुए हैं किस पीएम की देखरेख में आए थे, या कौन पीएम था उस समय जब ये भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे, तो इन्हें याद रखिए। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल राजीव गांधी, 11th और 12th शेड्यूल पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आया। यहाँ तक थे अपने 12 के 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, उस पार्ट को रिपीट कर दिया जाएगा नई वीडियो लेक्चर में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए।